नमस्कार दोस्तों। हाँ बेटा, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फ्रक्टोज के बारे में। अब हमने मोनोसैकेराइड कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं बेटा हम ओलिगोसैकेराइड की। अगला अपना टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड। सबसे पहली बात, ओलिगोसैकेराइड कहते किसे हैं? तो मैंने आपको बताया था बेटा कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 से 10 एकलक इकाइयाँ उपस्थित हो, या बोल दो कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ उपस्थित होगी, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएंगे? ओलिगोसैकेराइड। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड है वो बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, डाई का मतलब 2 हो गया, सैकेराइड आता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि डाइसैकेराइड वो होते हैं जो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। डाइसैकेराइड किस कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड। दूसरी बात बेटा, यहाँ जो दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हैं वो आपस में एक बंध से जुड़ी होती है, और उस बंध को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है ना। कौन सा बंध कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं, जिस बंध से ये दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती है। अब एक बात आपको मैं बता दूं, ये जो ग्लाइकोसिडिक बंध है ये मोनोसैकेराइड में नहीं पाया जाता। मोनोसैकेराइड में ये अनुपस्थित होता, उसके बाद में ओलिगोसैकेराइड में भी ग्लाइकोसिडिक बंध होगा और पॉलीसैकेराइड में भी ग्लाइकोसिडिक बंध होगा। ठीक है। अब बात करते हैं जो अपने पास डाइसैकेराइड है। अपने पास बेटा 3 मुख्य डाइसैकेराइड है, तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो है अपने पास डाइसैकेराइड सुक्रोज, एक है माल्टोज, और एक डाइसैकेराइड है लैक्टोज। ठीक है, एक तो है सुक्रोज, एक है माल्टोज और एक है लैक्टोज। अब इन तीनों के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं अणुसूत्र की। ठीक है ना, अणुसूत्र। तो बेटा जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6। यहाँ जो माल्टोज है इसका भी यही होगा C6H12O6, और लैक्टोज का भी यही होता है C6H12O6। यानी अपने सिलेबस में जो तीनों डाइसैकेराइड है, इन तीनों का अणुसूत्र C6H12O6 ही होता है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जो बेटा सुक्रोज है वो सर्वाधिक मीठी शर्करा है, सर्वाधिक मीठी शर्करा। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा होती है सुक्रोज। माल्टोज जो है वो ना के बराबर होती है ना, निम्नतम, बहुत कम मीठी होती है, और इसकी मिठास थोड़ी मध्यम प्रकार की होती है। ठीक है ना, यानी सबसे ज़्यादा मीठी शुगर होती है, शर्करा होती है सुक्रोज, उससे कम मीठी होती है लैक्टोज, और माल्टोज जो है वो बहुत ही कम मीठी शर्करा होती है। तीसरी बात करते हैं बेटा, जो सुक्रोज है इस सुक्रोज को कहते हैं कैन शुगर। ध्यान रखना, कैन शुगर। ठीक है ना, कैन शर्करा। जबकि माल्टोज है, इस माल्टोज को कहते हैं माल्ट शुगर। ठीक है, माल्ट शर्करा, माल्ट शर्करा, और इसको बोलते हैं लैक्टोज को लैक्ट शुगर। ठीक है ना, यानी लैक्ट शर्करा। लैक्ट शर्करा बोल दो या फिर बोल दो दुग्ध शर्करा। ठीक है ना। तो सुक्रोज को तो कहेंगे कैन शुगर, कैन शर्करा, माल्टोज को कहते हैं माल्ट शर्करा, और लैक्टोज को कहते हैं बेटा लैक्ट शर्करा यानी दुग्ध शर्करा। ठीक है। अगला पॉइंट, 4th पॉइंट, जो कि अपने लिए बहुत ही मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है बेटा कि जो सुक्रोज है ना वो अन्य अपचायक प्रवृत्ति की होती है। ध्यान रखना,
सुक्रोज जो है वो एक अनअपचायक शर्करा है, जबकि माल्टोज जो है वो एक अपचायक शर्करा है। ठीक है, और लैक्टोज भी बेटा जी एक अपचायक शर्करा होती है। ठीक है, सुक्रोज जो है वो अनअपचायक है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज दोनों कैसी शर्करा होती है? अपचायक शर्करा होती है। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं बेटा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था म्यूटा रोटेशन। ठीक है ना, म्यूटा रोटेशन, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। ये जो सुक्रोज है वो म्यूटा रोटेशन नहीं दर्शाती, ध्यान रखना। सुक्रोज जो है वो म्यूटा रोटेशन नहीं दर्शाती, जबकि माल्टोज म्यूटा रोटेशन दर्शाती है और लैक्टोज भी म्यूटा रोटेशन दर्शाती है। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं हम, और वो क्या है कि जो सुक्रोज है ना बेटा वो डेक्सट्रोज शर्करा होती है। डेक्सट्रोज शर्करा, डेक्सट्रोज शर्करा का मतलब ये हो गया कि सुक्रोज जो है वो पीपीएल समतल ध्रुवित प्रकाश को किधर घुमाएगी? दक्षिण दिशा में। यहाँ जो माल्टोज है वो भी बेटा जी डेक्सट्रोज शर्करा होती है, और जो लैक्टोज है वो भी डेक्सट्रोज शर्करा ही होती है। ठीक है, तो यहाँ अपने को ये दो पॉइंट तो याद रखने हैं। ठीक है, तो डाइसैकेराइड क्या होता है समझा दिया। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हो वो डाइसैकेराइड होगा, और दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयों के बीच में कौन सा बंध होगा? ग्लाइकोसिडिक। अपने पास तीन डाइसैकेराइड है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इन तीनों का अणुसूत्र समान होता है। सुक्रोज जो है सर्वाधिक मीठी होती है, माल्टोज उससे कम, ठीक है, मध्यम वाली कम होगी, और लैक्टोज कम होगी, और माल्टोज सबसे ही कम मीठी शर्करा होती है। फिर बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज को कहते हैं कैन शुगर, माल्टोज को कहते हैं माल्ट शुगर, और लैक्टोज को कहते हैं लैक्ट शुगर यानी मिल्क शुगर। सुक्रोज जो है वो अनपचायक होता है, म्यूटा रोटेशन नहीं दर्शाता। ये जो है माल्टोज अपचायक होता है और म्यूटा रोटेशन दर्शाता है, और लैक्टोज भी अपचायक होता है, उसके साथ साथ म्यूटा रोटेशन दर्शाता है। और ये तीनों ही डेक्सट्रोज शर्करा होती है। कहने का मतलब ये तीनों ही शर्कराएं जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमाती है? दक्षिण दिशा में घुमाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी। अब इन तीनों को अपने को इसी प्रकार से याद रखना है। ठीक है, एक साथ पढ़ लेना है तीनों। अब बात करते हैं बेटा एक एक डाइसैकेराइड की। ठीक है, उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे, गुण जो होंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला डाइसैकेराइड ले लेता हूं मैं सुक्रोज। सुक्रोज देखो बेटा, जो सुक्रोज है भाई, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, और जो डाइसैकेराइड होता है वो दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। और यहाँ जो सुक्रोज है बेटा वो बना होता है एक तो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और एक है बीटा डी फ्रक्टोज। ध्यान रखना, सुक्रोज जो है वो सुक्रोज बेटा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। और यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में पाया जाता है बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध। इस ग्लाइकोसिडिक बंध बनने के कारण फ्रक्टोज का सुक्रोज का क्या होता है? निर्माण होता है। समझ आ गई बात? सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है, तो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होगा। एक मोनोसैकेराइड होता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज, और इस अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध बनने के कारण किसका निर्माण होता है? सुक्रोज का। ठीक है, अब ये जो बंध है ना बेटा, इसको मैं समझा रहा हूं, अच्छे समझना। बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध, 1,2 का मतलब ये है कि एक कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसैकेराइड इकाई में तो पहले कार्बन का OH भाग लेगा और दूसरी मोनोसैकेराइड इकाई के दूसरे कार्बन का OH भाग लेगा। कहने का मतलब ये है कि जो बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है ना, इस बंध को बनाने में एक मोनोसैकेराइड का तो पहले कार्बन का OH भाग ले रहा और दूसरी मोनोसैकेराइड इकाई के दूसरे कार्बन का OH भाग ले रहा, इसलिए नाम पड़ गया बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध। अब ये जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज की बेटा अपने को याद रखनी है हावर्त संरचना, हावर्त संरचना। और इसकी हावर्त संरचना बनाने के लिए अपने को क्या करना है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की हावर्त संरचनाएं बनानी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्त संरचना की।
देखो अल्फा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना हो जाएगी ये वाली। अल्फा डी ग्लूकोज में H ऊपर OH नीचे, यहाँ H OH, फिर OH H H OH, यहाँ H और CH2OH। ये तो बन गया अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज। अब आपको क्या करना बेटा, जब भी सुक्रोज की आवर्त संरचना बनाओ तो अल्फा डी ग्लूकोज को तो बना लो ऊपर और बीटा डी फ्रक्टोज को बना लो नीचे। यहां बनाओ बीटा डी फ्रक्टोज। और भी तरीके हैं, है ना, डिफरेंट, लेकिन अपने को ये सिंपल सा मेथड है, आपको यही करना, ऊपर बनाना अल्फा डी ग्लूकोज और नीचे बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज में OH ऊपर होगा और CH2OH नीचे, फिर OH H H OH और यहाँ हो जाएगा CH2OH और H नीचे। ये बन गया अपने पास बेटा बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन का OH, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन तो दूसरे कार्बन का OH, इस OH और इस OH में से यहां से OH और H H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, OH और H H2O बाहर हो गया और ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो दोनों के बीच में जाकर के जुड़ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये लो बीच में जाकर के जुड़ गया और ये किसकी आवर्त संरचना बन गई, सुक्रोज की। तो इस प्रकार अपने को सुक्रोज की आवर्त संरचना बनानी है। ठीक है, सुक्रोज की बात करते बेटा, सुक्रोज के बारे में एक दो पॉइंट्स अपने को और याद रखने हैं, वो भी मोस्ट पॉइंट है। और वो क्या है, पहला पॉइंट तो देखो क्या है, जो बेटा सुक्रोज है, इस सुक्रोज का जो गलनांक है वो गलनांक होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ये गलनांक होता है सुक्रोज का, 180 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। लेकिन सुक्रोज को जब मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ताप पर गर्म कर दूं, इससे ज़्यादा ताप पर गर्म कर दूं तो क्या होगा, ये एक भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि सुक्रोज का गलनांक 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म करोगे, इससे ज़्यादा सुक्रोज को, तो क्या होगा, ये एक भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको कहते हैं कैरामेल। क्या कहते हैं, कैरामेल। ध्यान रखना, समझ आ गया ना कैरामेल क्या होता है। अगली बात करते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो सुक्रोज है बेटा, इस सुक्रोज को कहते हैं हम प्रतीप शर्करा। प्रतीप शर्करा का मतलब इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि सुक्रोज को प्रतीप शर्करा क्यों कहते हैं। तो इसको प्रतीप शर्करा इसलिए कहते हैं, देखो क्या होता है, सुक्रोज जो है, सुक्रोज वो स्वयं तो होता है बेटा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, है ना, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, कहने का मतलब डेक्स्ट्रोज। सुक्रोज जो है वो होता है डेक्स्ट्रोज। ठीक है ना, सुक्रोज जब ये डाइसैकेराइड के रूप में ना तो ये होगा डेक्स्ट्रोज, यानी ये पीपीएल को दक्षिणावर्त घुमाएगा। लेकिन जो सुक्रोज का विलयन है, सुक्रोज का जलीय विलयन, ये जलीय विलयन होता है बेटा लीवोज। सुक्रोज का जलीय विलयन होता है लीवोज। तो सुक्रोज खुद तो थी डेक्स्ट्रोज, यानी ये पीपीएल समतिल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त घुमा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने सुक्रोज का जलीय विलयन बनाया, अब इसका विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को किधर घुमा देगा, वामावर्त। तो घूर्णन की दिशा बदल गई ना, इन्वर्ट हो गई, प्रतीप उल्टी हो गई, इसीलिए बोलते इसको प्रतीप शर्करा। क्योंकि सुक्रोज तो डेक्स्ट्रोज होता है, ये तो पीपीएल को दक्षिणावर्त घुमाता है। लेकिन जैसे इसका जलीय विलयन बनाओगे, वो विलयन उस पीपीएल को घुमाएगा बाईं तरफ, है ना, लीवोज हो जाएगा वो। और यहाँ बाईं तरफ घुमाने के कारण होगा क्या कि जो पीपीएल की जो दिशा थी वो दक्षिणावर्त से अब वामावर्त हो गई, चेंज हो गई, प्रतीप हो गई, उल्टी हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतीप शर्करा। ऐसा क्यों होता है कि सुक्रोज जो है वो तो डेक्स्ट्रोज होता है, जबकि इसका जलीय विलयन जो है वो लीवोज हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है सुक्रोज को जब आप उसका जलीय विलयन बनाओगे तो सुक्रोज बना है किस किस से, अल्फा डी ग्लूकोज से, और
बीटा डी फ्रक्टोज से। भाई सुक्रोज का जलीय विलयन बनाओगे तो सुक्रोज किस किस से बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो जब इसका जलीय विलयन बनाओगे तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में टूट जाएगा। अब बेटा अल्फा डी ग्लूकोज का गुणन कौन होता है, +52 डिग्री। +52 डिग्री, प्लस का मतलब होता है कि ये दक्षिणावर्त घुमाएगा, तो अल्फा डी ग्लूकोज दक्षिणावर्त घुमाता है कितना, 52 डिग्री। लेकिन बीटा डी फ्रक्टोज का होता है -92.4 डिग्री, यानी ये वामावर्त घुमाएगा और कितना, 92.4। तो ये जो घूर्णन कोण है इससे तो बड़ा ये घूर्णन कोण है, तो इसलिए ओवरऑल जो विलयन है वो किधर घुमा देगा, पीपीएल को वामावर्त दिशा में घुमा देगा। ठीक है ना, कारण क्या है, इनके घूर्णन कोणों के मान का अंतर होना ही कारण है। ठीक है बेटा।